हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 15 संविधान का निर्माण। इस चैप्टर में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको बनाने में किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन लोग थे जो संविधान को बनाने में जिन्होंने सहयोग दिया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हिस्ट्री की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देश विभाजन। विभाजन के कारण हुई हिंसा, शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या, देशी रियासतों के भारत संघ में विलय की समस्या के साए में भारत के संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी होने के साथ साथ हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने जन्म ले लिया था, जहां हमारा देश बंटवारे की कगार पे पहुंच चुका था। इस वक्त हम ये देखते हैं कि हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन साथ में ही उसका दो मुल्कों में बंटवारा भी हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और ऐसा जो समय था, ये हमारे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल समय था, जहाँ पे जंग, युद्ध ये सब जारी थे। जहां देश का विभाजन हुआ, विभाजन के साथ साथ बहुत सारी हिंसा, जो नए लोग हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे उनको, उन शरणार्थियों की, उनकी समस्याओं को सुलझाना, किस तरीके से देश को पूरा एकता में बांधे रखना, ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको समय पे हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस प्रकार से एक उथल पुथल के समय में हमारे देश में एक जैसा कानून, संविधान, ये सब लागू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि देश में इस प्रकार की जो समस्या पनप रही थी उनको सॉल्व किया जा सके, समाज के हर तबके को उसका अधिकार मिल सके। तो फाइनली 1946 से संविधान सभा की बैठक स्टार्ट होती है, जहां से संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे भारतीय संविधान को बनने में करीब 3 साल लगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना समय लगा हमारे भारत के संविधान को बनने में। ऐसा कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की बैठक शुरू होती है। देखिए, संविधान सभा में 300 सदस्य थे। सभा के 82% सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। आप जानते हैं कि उस समय सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ही पार्टी थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। इस संविधान को बनाने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए करीब 300 सदस्यों की बैठक हुई। ये वो सदस्य थे जो पूरे भारत के लिए नियम कानून बनाने के लिए ऊपर विचार विमर्श करने के लिए बैठे थे। इसमें 82% सदस्य कांग्रेस के ही सदस्य थे। उस टाइम भारत में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। यही सबसे पुरानी पार्टी है, तो इसी के सदस्य थे करीब 82%, मतलब देखिए आधे से भी ज्यादा सदस्य कांग्रेस से संबंधित थे। संविधान सभा में हुई गंभीर बहसों से सदस्यों के दृष्टिकोणों में विविधता साफ दिखाई देती है। नए भारत के लिए, आज़ाद भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ऐसे नियम कानून बनाए जाए जिससे कि समाज के हर तबके को फ़ायदा मिल सके। खासकर वो लोग जिनको आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला, चाहे वो महिलाओं हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे कोई और अल्पसंख्यक वर्ग हो। तो समाज के हर व्यक्ति, हर तबके का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से बैठक में जो भी चर्चा वगैरह हुआ करती थी वो पब्लिक तक न्यूज़पेपर्स, रेडियो, इन सब के माध्यम से जरूर पहुंचाई जाती थी, ताकि उनको पता चल सके कि आखिर उनके लिए जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो क्या हैं, उन पर पब्लिक का क्या सोच है, पब्लिक की रजामंदी उस पर है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से संविधान सभा में जितने भी लोगों का, जो भी सदस्य थे, उनकी बैठक में वो जो भी चर्चाएं करते थे, बहस करते थे, इन सब का पूरी तरीके से न्यूज़पेपर, रेडियो के द्वारा ये सारी न्यूज़ आम जनता तक पहुंची थी, क्योंकि पहली बार बड़े तौर पे भारत का अपना एक संविधान बनने जा रहा था। क्योंकि इससे पहले तो हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्हीं के संविधान, उन्हीं के नियम कानून चलते थे। लेकिन अब आज़ाद भारत में बहुत ज़रूरी हो गया था कि जनता की सुनी जाए, जनता के लिए काम किया जाए। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने ही परस्पर विरोधी हितों पर विचार करके और उनके सामंजस्य स्थापित करके संविधान का निर्माण किया। अलग अलग मुद्दों में जितने भी हमारे सदस्य थे, उनमें आपस में बातचीत और बहस हुआ करती थी। जैसे अल्पसंख्यकों का मुद्दा, केंद्र और राज्य की भी शक्ति के बंटवारे को लेकर मुद्दे थे, भारत को हिंदी भाषी बना जाए या कोई और लैंग्वेज को
हमारी राष्ट्रीय भाषा घोषित की जाए, इस पर हुई बहस। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया और संविधान सभा में इसकी बढ़ चढ़कर चर्चाएं हुई, जिसमें आम जनता के विचार भी शामिल किए गए। अब बात करते हैं संविधान सभा के मुख्य सदस्यों की। 300 तो हमने देखे कि उसके टोटल सदस्य थे, लेकिन अब हम बात करेंगे उसके मेन सदस्यों की। देखिए, संविधान सभा के 6 मुख्य सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी तथा अल्लादी कृष्णास्वामी। इसके अलावा 2 अत्यंत योग्य प्रशासनिक अधिकारियों बी.एन. राव एवं एस.एन. मुखर्जी ने भी संविधान निर्माण में संविधान सभा की बहुत सहायता की। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 6 लोग और ये 2 लोग, और मतलब टोटल 8 लोग, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने संविधान का निर्माण करने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये वो महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने संविधान बनाने में सबसे ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। ये वो लोग थे जो कांग्रेस के सदस्य भी थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने सुना था कि हमारे देश आजाद होते हुए सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, ये संविधान सभा के ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के भी सदस्य थे। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बी.आर. अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, ये भी संविधान सभा के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने दलितों के बारे में अपनी आवाज उठाई थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, वो माने जाते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसी तरीके से भीमराव अंबेडकर जी ने वहां पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके अलावा इनकी सहायता में के.एम. मुंशी, जो कि गुजरात से बिलोंग किया करते थे, और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, जो कि मद्रास से बिलोंग किया करते थे, इन्होंने भी संविधान के प्रारूप में महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इन 6 के अतिरिक्त 2 अन्य थे, एस.एन. राव और बी.एन. राव। एस.एन. राव और बी.एन. राव, ये दोनों माने जाते हैं कि ये संवैधानिक सलाहकार थे, जो अपनी युक्ति से संविधान के लिए, जिन्होंने एक एडवाइजर, एक सलाहकार का काम किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की दृष्टि प्रस्तुत करता है। इसमें भारत को एक ऐसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो अपने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय तथा गरिमा उपलब्ध कराएगा। आप जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, जिसमें भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये इसके जो थे मुख्य बिंदु रखे गए थे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये चीजें जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी तरीके से का भी व्यक्ति हो, लेकिन उसको समानता जरूर मिलना चाहिए, स्वतंत्रता जरूर मिलना चाहिए, और जस्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य बिंदु थे, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। यहाँ पर याद रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 9 दिसंबर 1946 से कहा जाता है कि संविधान सभा शुरू हुई थी, और 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर है, यद्यपि भारतीय संविधान में विश्व के अनेक देशों के संविधानों की विशेषताओं को शामिल किया गया है, लेकिन हमारा संविधान केवल विदेशी संविधानों की नकल भर नहीं है। भारतीय संविधान विदेशी संविधानों से केवल प्रेरणा लेता है और उनकी नकल नहीं है। भारत के संविधान को बनाने के लिए अन्य देशों से उनके कुछ प्रावधान लिए गए हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय जो संविधान बनाया गया है वो अलग अलग देशों से उसकी प्रेरणा लेकर बनाई गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ली है, ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन किस तरीके से चला है उसकी प्रेरणा ली है, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान जो भी राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार शक्तियां, ये सब ली हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनकी नकल की है। अलग अलग देशों से अलग अलग टाइप की जो हमारी नीतियां वगैरह हैं, उनसे हमने प्रेरणा ली है। फिर है, संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या भारतीय संविधान लोगों की इच्छा पर आधारित है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन नेहरू ने पर्याप्त उदाहरणों और साक्ष्यों के माध्यम से इस बात पर बल दिया कि भारतीय संविधान सभा
भारतीय जनता की इच्छा की प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर नेहरू जी के द्वारा ये चीज़ बिल्कुल क्लियर की गई कि नहीं, हमारा जो संविधान है वो जनता की इच्छा का मतलब जनता की इच्छा से ही होगा, जो होगा जनता की इच्छा से होगा, ना कि किसी दूसरे ब्रिटिशर्स या किसी विदेशी ऐसे व्यक्ति के द्वारा। ये चीज़ जवाहरलाल नेहरू ने बहस में बिल्कुल क्लियर कर दी। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और आर.वी. धुलेकर और बेगम एजाज रसूल ने इसका जोरदार विरोध किया। 1949 तक सभी मुसलमान सदस्यों ने यह मान लिया कि पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के हित में नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 27 अगस्त 1947 की जो बैठक हुई थी, इसमें पी पोकर बहादुर ने ये कहा था कि मुसलमानों का अलग से निर्वाचन होना चाहिए, मतलब उनका जो पृथक निर्वाचिका उनके लिए बनाई जाए, मुस्लिम को ही चुनेंगे और उनका बिल्कुल अलग ही बिल्कुल कर दिया जाए उनको, ठीक है। लेकिन इसके खिलाफ फिर हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, आर.वी. धुलेकर थी, बेगम एजाज थे, ऐसे लोग जो थे उन्होंने इसका कटाक्ष किया कि नहीं, मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचिका नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंदू मुस्लिम पूरे भारतवासी एक ही उनकी निर्वाचिका होनी चाहिए। अगर अलग अलग पृथक निर्वाचिका होंगी दोनों की, तो ये हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है, वो बिल्कुल समाज से अलग ही हो जाएंगे, इसलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पृथक निर्वाचिका का इन लोगों ने खंडन किया था। फिर है समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा ने यह मांग उठाई थी कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एन.जी. रंगा ने ये बात की थी कि भारत में आखिर अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक का मतलब जो माइनॉरिटीज में है। तो एन.जी. रंगा का ये कहना था कि भारत में जो भी अल्पसंख्यक है वो आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, ना कि वो किसी कास्ट या फिर जाति को देखकर होने चाहिए। ये देखना चाहिए कि आर्थिक आधार पे कौन कमजोर है, उन्हीं को अल्पसंख्यक, उन्हीं को माइनॉरिटीज का दर्जा देना चाहिए, ना कि मुसलमानों को, सिखों को या फिर किसी और जाति के आधार पर। हमें ये देखना चाहिए कि आर्थिक स्थिति किसकी अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को ही हमें फिर आगे बढ़कर सहायता भी देनी चाहिए। ऐसे लोगों को ही अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए और उनके लिए फायदे के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाने चाहिए। जे नागप्पा, के.जे. खांडेलकर तथा दाक्षायणी वेलाहुआन तथा अम्बेडकर ने दलितों के हजारों वर्षों से होने वाले उत्पीड़न की ओर सभा का ध्यान दिलाया और दलितों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों की मांग की। सभा में अस्पृश्यता उन्मूलन, दलितों के लिए मंदिर प्रवेश, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दलितों के लिए आरक्षण आदि का प्रावधान करके दलितों के साथ होने वाले ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास किया। जो हम जे नागप्पा थे, दाक्षायणी थी, के.जे. खांडेलकर थे, अंबेडकर जी थे, ये वो लोग थे जो समाज में जो दलित वर्ग है, जो बहुत सालों से, सदियों से एक नेगेटिव बिहेव देख रहे थे, जिनको हर तरीके से ना कोई सम्मान था, ना किसी प्रकार की समाज में कोई सिक्योरिटी थी, जिनको बिल्कुल अस्पृश्य, अछूत तक कहा जाता था समाज में, इन्होंने इनके लिए आवाज उठाई। अब जानते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर जी खुद भी अपने बचपन से ऐसा बिहेव सहते आ रहे थे। तो जब आज़ाद भारत में नए नियम कानून बन रहे हैं, नया संविधान बन रहा है, एक ऐसा संविधान बन रहा है जिसमें जनता के सम्मान को ध्यान में रखा गया है, तो क्यों ना इनको भी अपना हक मिले। इसलिए उनकी भी ये इच्छा थी कि आज़ाद भारत में ऐसे लोगों को भी ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी ऐसे नियम कानून बनाए जाए जिससे कि उनका भी भला हो। अब तक समाज में उनके साथ जो नेगेटिव बिहेव हो रहा था, अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो। इस वजह से दलितों को जो पहले मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता था, उसके खिलाफ कि ना ऐसा आगे आने वाले समय में आज़ाद भारत में उनके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए इन लोगों ने अस्पृश्यता उन्मूलन, दलितों का मंदिर में प्रवेश होने के लिए, सरकारी नौकरियों और जो एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूशन थे उसके अंदर दलितों के लिए आरक्षण, इन सब की डिमांड की। यहाँ हम देखते हैं कि समाज का हर तबका अपने अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा चाहता था कि आज़ाद भारत के नए कानून में उनके लिए कुछ अच्छा उनको मिले। इस तरीके से दलितों ने भी ये कोशिश की कि उनको भी आरक्षण के द्वारा आज तक जो ऐतिहासिक उनके साथ अन्याय हो रहा था उसको दूर किया जा सके। इसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई, इन लोगों ने बहस की। फिर है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर एवं बाल कृष्ण शर्मा ने राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तियां देने का वकालत की, जबकि
के संतनम तथा ए रामास्वामी मुदालियर जैसे सदस्यों ने राज्यों को अधिक शक्तियां देने की वकालत की। अतः देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए केंद्र को ही अधिक शक्तिशाली बनाया गया। संविधान सभा में अल्पसंख्यक और जो भी हमने मुद्दे देखे, इसके अलावा एक और अन्य मुद्दा था, वो था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, BR अम्बेडकर जी थे, वो राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तियां देने की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि राज्यों के केंद्र जो है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है। जबकि जैसे के संतनम और रामास्वामी मुदालिया जैसे जो सदस्य कहते थे, वो उनका मानना था कि नहीं, राज्यों को अधिक शक्तियां दो। अगर हर राज्य के पास अपनी अपनी शक्तियां होंगी तो वो अच्छे तरीके से अपने राज्य को चला पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग स्टेट्स की सबकी अपनी अपनी कुछ शक्तियां हैं। तो फाइनली ये तैयार किया गया कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है और कुछ मुद्दों पे राज्य सरकार, और कुछ ऐसे मुद्दे जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपने अपने कानून बना सकती हैं। इसी वजह से हम पढ़ते हैं कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। कुछ ऐसे मुद्दे जिस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून बना सकती है, दूसरा जो है वो हमारी राज्य सूची जिस पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे दोनों ही बना सकती हैं। इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से इस बहस का अंत ये हुआ कि 3 प्रकार की सूचियां हमारे संविधान में शामिल की गई। अगली जो बहस थी वो थी राष्ट्रभाषा को लेकर, कि आखिर पूरे भारत की जो अब हमारा एक नया आजाद भारत बन रहा था, इसके संविधान में पूरे राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए, और वो एक भाषा क्या बनाई जाए। जैसे गांधी जी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। इसके पीछे तर्क ये था कि भाई पूरे भारत में सबको हिंदी नहीं आती, वरना इस बात पे सबसे ज्यादा बहस छिड़ी कि आखिर राष्ट्रीय भाषा कौन सी लैंग्वेज होगी। बहुत लोग ये चाहते थे कि नहीं, हिंदी को बनाया जाए, लेकिन गांधी जी ने इस बहस को इस तरीके से कह के समापन किया कि हिंदी नहीं, हम हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे। हिंदुस्तानी का मतलब आम बोलचाल की भाषा जो हम आपस में बात करते हैं, जो भारतीय हिंदुस्तानी आपस में बात करते हैं। RV धुलेकर ने हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की पुरजोर शब्दों में मांग की। RV धुलेकर वो व्यक्ति थे जो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हिंदी पूरे देश में नहीं बोली जाती है, खासकर जो साउथ इंडिया की तरफ के लोग हैं, ये हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ऐसे में कुछ हमारे जो साउथ इंडियन और ऐसे लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि जब हिंदी पूरे भारत में सबको नहीं आती तो उसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाना चाहिए। जैसे श्रीमती दुर्गाबाई, TA रामालिंगम चेट्टियार जैसे गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने इस पर विरोध जताया और कहा कि कुछ हिंदी भाषी सदस्य व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें हिंदी के वर्चस्व का भय हो रहा है। मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदी भाषी नहीं थे, जो साउथ इंडियन या फिर ऐसे भारत के इस हिस्से से बिलोंग करते थे, जिनको आज भी हिंदी नहीं आती है, वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बनाने के लिए कड़ा विरोध करने लग गए। शंकर राव देव जैसे सदस्यों ने भाषा के मामले पर परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपस में मिलजुल कर एक ऐसी भाषा का निर्णय लेना चाहिए जो सभी के लिए लाभकारी हो। अंततः बीच का रास्ता निकाला गया। देवनागरी लिपि के साथ हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन 15 वर्ष तक अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखा गया। फाइनली इस बहस का ये रिजल्ट निकाला गया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा ना बनाकर राजभाषा बना गया, राज्य की अपनी भाषा। और ये भी निश्चित किया गया कि अगले 15 साल तक अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाएगा। इसकी वजह ये थी कि अभी अभी अंग्रेज हमारे इंडिया से गए थे, और जब तक अंग्रेज थे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में काम हुआ करता था। एकाएक इतने अचानक से चेंजेस नहीं लाया जा सकता था ऑफिशियल कामों में। इस वजह से कहा गया कि धीरे धीरे ये चेंजेस किए जाएंगे, इसलिए अभी 15 साल तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जाएगा। इसलिए अगले 15 साल तक ये जारी रखा गया अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। फिर है संविधान सभा में 2 बातों पर मैत्रेय या पूर्ण सहमति थी। वे बातें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं पंथ निरपेक्षता। आप जानते हैं ये एक ऐसी मुद्दा था जिसपे सभी लोग सहमत थे कि हाँ भाई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जितने भी 18 साल या उससे एडल्ट व्यक्ति हैं, उन सबको अपनी सूझबूझ से अपना वोट देने का अधिकार है। आजाद भारत में जब भी ये चुनाव होंगे, जब भी नेता चुने जाएंगे, तो हर एडल्ट व्यक्ति वोट दे सकता है।
और पंथ निरपेक्षता। सभी अपने धर्मों का पालन करें, इसकी भारत में पूरी तरीके से आज़ादी होगी। तो ठीक है बच्चों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ मैं आज आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये बताना है कि संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।